मैं बड़ी बेचैनी से अपनी माँ के काम पर जाने का इंतजार कर रहा था ताकि आज मैं सच जान लूं। जब तक मुझे हकीकत का इल्म नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलता और मुझे मालूम भी नहीं था जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वाकई में वो सच था या महज मेरा वहम था। 12 बजने को आए थे, अब्बा तो काम पर चले गए थे। वो रात को देर से आते थे। अब मैं कब से इस इंतजार में था कि कब अम्मी जाती हैं। दिन सर पर चढ़ आया था, सारे घर में खामोशी का राज था। अम्मी जल्दी जल्दी घर की सफाई कर रही थी। खामोशी की वजह से घर में सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और झाड़ू की आवाज गूंज रही थी। कल रात आने वाले तूफान की वजह से सारा घर मिट्टी से अटक गया था और सारा घर दरख्त के पत्तों से भर गया था। अम्मी को काम पर जाने की जल्दी थी। वो जितना जल्दी जाने की कोशिश करती उतना ही लेट होती जा रही थी। मेरी सौतेली बहन सैरिश जो अम्मा के पहले शोहर से थी वो भी अम्मी का हाथ बटा रही थी। वो भी अम्मी की तरह बिल्कुल खामोशी से काम कर रही थी। दोनों माँ बेटी का एक ही मिजाज था। वो दोनों चुपचाप बिला जरूरत नहीं बोलती थी। काम खत्म हो गया था। अब अम्मी चली गई थी। उनके जाते ही सैरिश अंदर से तेल की बोतल लेकर आ गई और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मैं चुपचाप आकर बैठ गया। मैं 16 साल का था। जब मैं और मेरी बहन घर पर अकेले होते तो बहन बोलती कि आओ तुम्हारे सर पर मसाज कर दूं। जैसे ही वो ऑयल मेरे सर पर लगाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मालिश की वजह से मुझे सुकून मिलता है जिसके बाइस में सो जाता हूँ, मगर एक चौंका देने वाली बात थी जो मुझे शदीद परेशान कर रही थी। इस बात का जिक्र भी मैंने किसी से नहीं किया कि सब मुझे पागल समझते। जब मेरी आंख खुलती तो मेरा लिबास तब्दील हुआ होता। ऐसा लगता जैसे किसी ने मुझे नहलाया हो या मेरा लिबास तब्दील कर दिया हो, लेकिन मैं तो सो जाता था। पहले पहल तो मैंने इस बात को अपना वहम समझा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा यकीन पुख्ता होता गया। मुझे नशा आवर दवा देकर बेहोश किया जाता था और जब उठता तो मेरा लिबास तब्दील हुआ होता। कोई ऐसे कैसे कर सकता है जबकि घर में हम दोनों बहन भाई के अलावा कोई नहीं होता था और ना ही कोई आता जाता था। मेरी बहन सैरिश तो ऐसी हरकत कर नहीं सकती थी, तो फिर कौन था जो ऐसा कर रहा था। मैं जब जब अपनी बहन से इस बात का जिक्र करता तो बहन मुझे पैसे देकर चुप करवा देती और कहती कि तुम नहाकर यही कपड़े पहनकर सोए थे, तुम बातें भूलने लगे हो, लगता है तुम्हारा हाफसा कमजोर हो गया है, डॉक्टर को दिखाकर आओ। बहन की बातें मुझे गुस्सा दिलाती थी, मगर जब्त करके चुप कर जाता था। मेरी बहन सैरिश रोज ऐसी कोई न कोई बात करके मुझे चुप करवा देती थी, मगर मैं अब बच्चा नहीं रहा था जिसे कोई खिलौना या खाने की चीजें देकर बहलाया जाए। मैं जवानी में कदम रख रहा था और ये बात मुझे सख्त परेशान करती थी कि मेरी लाइल्मी में कोई और मेरे कपड़े तब्दील करता है और मुझे नहलाता भी है। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं तो बचपन में भी किसी के सामने कपड़े तब्दील नहीं करता था। अब तो मैं जवान हो चुका था और उस दिन मैंने मसाज करने वाला तेल बदल दिया और जब मेरी बहन मेरे सर का मसाज करने लगी तो मैंने सोने का नाटक किया था। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बहन ने मुझे आराम आराम से पहले नीचे लिटाया और बाहर चली गई। इसका मतलब मेरा शक सही निकला था। तेल में ही कोई ऐसी दवा मिलाई गई थी कि जिसको लगाते ही मैं बेहोश हो जाता था। कुछ देर बाद सैरिश कमरे में वापस आ गई। उसके साथ कोई और भी था। आंखें बंद करने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया था। उसने आते ही मेरा लिबास तब्दील किया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं कोई बच्चा तो था नहीं जो कोई और मेरा लिबास तब्दील करता। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी उठ जाऊं, मगर मैं ये देखना चाहता था कि सैरिश मेरे साथ करती क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मुझे ये देखना था कि आखिर सैरिश मेरे साथ करना क्या चाहती है। मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर कर पड़ा हुआ था। मुझे शदीद अफसोस हो रहा था अपनी बहन पर जो मुझे बेहोश करके जाने मेरे साथ क्या करती थी। अब जब मैंने सब जानने का फैसला किया ही था तो मुझे हिम्मत करनी थी। आने वाले वक्त के खौफ से मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं कर रहा था। मेरी परेशानी अरूज पर थी। जब मुझे लगा कि किसी ने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया है। मेरे साथ ये क्या करने वाले थे कोई मुझे बताने वाला नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जरूर मेरे साथ कोई गलत हरकत होने वाली है। ये सोच सोच कर मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। अचानक कोई मेरे करीब आया और मुझे छूने लगा था। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ गलत होता मैंने अपनी आंखें खोल दी थी। अपनी बहन पर जब मेरी नजर पड़ी तो उसको इस हालत में देखकर, उसका लिबास देखकर मुझे लगा ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। सैरिश का लिबास देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसके बाद जो हरकत मेरी बहन ने मेरे साथ की, मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि
मेरा नाम सज्जाद है। हम लोग बहुत गरीब थे। मैंने जब आंख खोली तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही खालिक हकीकी से जा मिली थी और जब मैंने होश संभाला तो खुद को ममता के साए से महरूम पाया। मुझे मालूम नहीं था कि माँ क्या होती है। मेरे बाप ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला पोसा। जो खुद काम पर जाते तो मुझे फुफ्फो के पास छोड़कर चले जाते, मगर फुफ्फो के बच्चे बहुत चालाक थे। बात बात पर हाथापाई पर उतर आते। अब्बा जब काम से वापस आते तो रोज मुझे नई चोट लगी होती और फुफ्फो अब्बा के सामने शर्मिंदा हो जाती। कसूर फुफ्फो का भी नहीं था, जो वो काम काज में मसरूफ होती थी। फिर भी बार बार आकर अपने बच्चों से बोलती थी, खबरदार जो किसी ने सज्जाद को मारा। मगर उनके बच्चे उनकी बातें कहाँ सुनते थे। वो मुझे बहुत मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते और मुझे बहुत तंग करते थे। अब्बा इसी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी किसी फुप्पो के घर तो कभी किसी खाला के घर छोड़कर जाते। ऐसे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। सबने अब्बा को समझाया कि वो दूसरी शादी कर ले। अब्बा ने कहा, दूसरी शादी उसी सूरत में करूंगा जो लड़की मेरी तरह के हालात से ही गुजरी हो, ताकि मेरी परेशानी समझ सके। तभी फुफ्फो वालों ने अब्बा की शादी नायला से करवाई। वो एक बेवा खातून थी। उनकी पहले शोहर से एक बेटी थी जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। उसका नाम सहरिश था। वो दोनों माँ बेटी चुप चुप रहते थे। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों भी हालात की चक्की में बुरी तरह पिसकर आई हों। अपनों की बदसलूकी बर्दाश्त करते करते दोनों माँ बेटी पत्थर की बन गई थी। नायला अम्मी और सहरिश ने बहुत तकलीफें देखी थी। जब मेरी सौतेली माँ का शोहर मर गया तो सास ने उन पर बहुत जुल्म किया था। रिश्तेदार तो वैसे ही बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं और अपने घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया था। मजबूरन वो दूसरी शादी के लिए राजी हो गई। मेरे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने सहरिश को खुले दिल से कबूल किया था, बल्कि ना सिर्फ कबूल किया बल्कि अपनी बेटी भी माना। अब्बा ने अम्मी से कहा, तुम सज्जाद की माँ बन जाओ और मैं सहरिश का बाप बन जाऊंगा। जब अब्बा की शादी नाइला अम्मी से हुई तो मैं उस वक्त 4 साल का हो चुका था। अब्बा की दूसरी शादी से ये हुआ कि अब मुझे किसी के घर नहीं जाना पड़ता था। मैं अपने घर में मजे से खेलता घूमता फिरता रहता था। अम्मी मुझे नहीं डांटती थी, मुझसे प्यार करती थी और सहरिश भी मुझसे प्यार से बात करती थी। सहरिश के रूप में मुझे बहन मिल गई थी। अब अब्बा भी आराम से काम पर चले जाते थे। उन्हें पीछे मेरी फिक्र नहीं होती थी। मैं भी शरीफ बच्चा था। अम्मी और सहरिश को बिल्कुल तंग नहीं करता था, इसलिए उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया, मगर हमारे घर के हालात जो पहले भी कुछ खासे अच्छे नहीं थे, ऊपर से मजीद बहुत खराब हो गए। अब्बा जिस कारखाने में काम करते थे वो भी बंद हो गया। हम सब बहुत परेशान रहने लगे थे। मजबूर होकर अम्मी ने घर में सफाई का काम शुरू किया था और अब्बा पेट्रोल पंप पर काम करते थे, मगर तनख्वाह कम होने की वजह से हालात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। वो नौकरी छोड़कर घर पर भी नहीं बैठ सकते थे। अगर घर बैठ जाते तो फाकम का सामना करना पड़ता। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर फीस न देने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था। जबकि सहरिश मैट्रिक करके घर बैठ गई थी। अब्बा और अम्मी बाहर चले जाते तो मैं घर पर रहता था, क्योंकि सहरिश घर पर अकेली होती थी। अब्बा अम्मी बोलकर जाते थे कि घर पर ही रहना, जवान लड़की घर पर अकेली है, लोगों का भरोसा नहीं है। जैसे ही अब्बा और अम्मी बाहर जाते तो सहरिश कहती, सज्जाद तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे सर पर तेल की मालिश करती हूँ। मैं खुश हो जाता था और सहरिश से सर पर तेल की मालिश करवाता था। अब ऐसा रोज होने लगा था। सहरिश बोलती थी कि 2 हफ्ते रोजाना ही तुम्हें ऐसे मालिश करवाना होगी, फिर तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि सहरिश मेरे साथ बहुत अच्छी थी, वरना जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी ऐसे लगता था वो हर वक्त किसी गहरी सोच में गुम है या उसे कोई परेशानी हो। मेरे कोई खास दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ मैं खेलता, बस मेरे दोस्त स्कूल की हद तक ही महदूद थे। सहरिश मेरे सर की मालिश करती तो मुझे एक सुकून मिलता और मैं नींद की वादी में उतर जाता। लेकिन हैरत की बात यह थी, तेल की मालिश करवाने के बाद 3-4 घंटे तक मैं सोया ही रहता और जब नींद से जागता तो ऐसे लगता था मैं सोकर नहीं उठा बल्कि बेहोश था। मुझे भी कुछ याद नहीं रहता था। तब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता और हैरत वाली बात ये थी कि जब मैं उठ तो मेरे कपड़े बदले हुए होते थे। मैं सहरिश से पूछता कि मेरे कपड़े कौन बदलता है। सहरिश बात को टाल जाती थी। मुझे मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलते थे। एक रोज मैं इसी परेशानी में छत पर टहलने लगा और इसी बारे में सोचने लगा जब अचानक मेरी नजर उस जोड़े पर पड़ी जो सुबह मैंने पहना हुआ था और वो गीला था, साफ लग रहा था। अब कुछ देर पहले ही धोकर सुखाने के लिए लटकाया गया था, लेकिन वहाँ पर और कपड़े टंगे हुए नहीं थे, सिर्फ एक ही मेरा जोड़ा टंगा हुआ था।
अम्मी तो घर पर थी नहीं। जाहिर सी बात है सैरिश ने मेरे कपड़े धोकर सुखाने के लिए लटकाए थे, मगर मैंने इस बात का जिक्र सैरिश से नहीं किया था। अब यही रोज का मामूल हो गया था। जब भी मैं छत पर जाता, मेरा वो जोड़ा जो मुझे तेल लगाने से पहले बनाया हुआ होता था, वो धुलकर टंगा हुआ होता था। और यहीं से मेरे दिल में शक पैदा हुआ था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, सैरिश झूठ क्यों बोलती है, मुझसे क्या छुपा रही है, और मेरे कपड़े कौन तब्दील करता है और क्यों करता है। ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। बहरहाल इतना तो मैं जान गया था, इस तेल में ही कुछ ऐसा है जिसको लगाने से ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं बाजार से दूसरा तेल लेकर आ गया और सबसे छुपकर घर वाला तेल दूसरी बोतल में डालकर बाजार वाला तेल उसके अंदर डाल दिया, ताकि सैरिश को मुझ पर शक ना हो। आज खुलकर सामने आने का वक्त आ गया था। सैरिश से भी मेरा दिल खट्टा होता जा रहा था। मैंने भी अब उससे ज्यादा बात करना छोड़ दिया था। और सच ये भी था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जब तक ये मैं गत्थी नहीं सुलझाता, मुझे चैन नहीं मिलना था। आखिरकार अम्मी का काम खत्म हुआ और जब अब्बा और अम्मी काम पर चले गए तो रोज की तरह सैरिश मुझे बोली, सज्जाद तुम्हें तेल लगाने का वक्त हो गया है। मैं चुपचाप नीचे बैठ गया, जबकि सैरिश चारपाई पर बैठ गई और मुझे तेल की मालिश करने लगी। मैंने थोड़ी देर के बाद ऐसा दिखाया कि जैसे मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। सैरिश ने मुझे आवाज दी और मेरा गाल थपाया। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूँ, तब सैरिश ने मुझे आराम आराम से जमीन पर लेटा दिया और शायद खुद बाहर चली गई। तभी बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई और कदमों की चाप मुझ तक आती महसूस हुई। मैं समझ गया था वहाँ पर और कोई भी था, सैरिश अकेली नहीं थी। ये सोचकर मुझे ज्यादा डर लगने लगा था। मेरा सारा वजूद मुझे ठंडा होता हुआ महसूस हुआ था। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि घर से कोई बाहर का फर्द भी इस खेल में शामिल होगा, मगर ये महज कौन हो सकता था। अब मुझे उठाकर किसी गाड़ी में लेटाया गया था। मेरे लिए एक एक बात चौंका देने वाली थी। पहले बाहर का कोई शख्स अंदर आया, अब ये गाड़ी, ये क्या चक्कर था। अब सैरिश की सरगोशी नुमा आवाज आ रही थी। सैरिश बोल रही थी, जल्दी करो, हमें पहले ही काफी देर हो गई है, इससे पहले कि अब्बा घर वापस आ जाएं, हमें वापस भी लौटना है। सैरिश की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे मालूम नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी जब गाड़ी किसी जगह आकर रुक गई। मुझे कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पर डाला और मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं बहुत खौफजदा था। ऐसा लग रहा था किसी अस्पताल में ले जाया गया है। मेरे साथ जाने क्या होने वाला था। क्या मेरा कोई गुर्दा वगैरह तो बेचने वाले नहीं थे। आजकल तो ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे थे। लोगों को बेहोश करके उनके गुर्दे वगैरह निकाल कर करोड़ों में बेच दिए जाते थे और अगले इंसान को मालूम भी नहीं हो पाता था कि उसके साथ क्या हो चुका है। मुझे एक जगह लाकर रोक दिया गया। वहाँ पर काफी शोर था। जब मुझसे मजीद सब्र नहीं हुआ, मैंने आंखें खोल दी और एकदम उठ खड़ा हुआ। सब मुझे देखकर चुप हो गए थे। ऐसा लगता था सबको सांप सूंघ गया हो। मेरी नजर जब सैरिश पर गई, उसका लिबास और हुलिया देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया था। किसी भी भाई को अपनी बहन को इस हुलिये में देखना शर्म से डूब मरने का मकाम होता है। सैरिश एक तवाइफ का रूप अख्तियार किए खड़ी थी। शुरू में तो मुझे लगा मैं किसी कोठे पर आ गया हूँ। वो किसी कोठे का ही नक्शा पेश कर रही थी। सैरिश अब डर रही थी। खौफ उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। मैं उसका सच जान गया था। तब सैरिश मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, यहाँ कोई तमाशा ना करना, यहाँ ड्रामे की शूटिंग हो रही है। तभी मेरी नजर जवाद पर पड़ी। मैं उसे देखकर समझ गया कि यही सैरिश के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर खड़े बाकी सारे चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। यहाँ एक स्टेज ड्रामा चल रहा था जिसमें सैरिश तवाइफ बनी हुई थी और मैं सैरिश का बीमार भाई जो किसी बीमारी की वजह से बेहोश होता है। उस वक्त मुझे सैरिश ने बताया कि वो अपने हालात और गुर्बत से तंग आ गई थी। अपने घर वालों की परेशानियां उससे देखी नहीं जाती थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, मगर जहाँ पर खाने के लाले पड़े हों वहाँ शादी का खर्चा कहाँ से पूरा होता है। सैरिश ने बताया कि वो अपने मोहल्ले के लड़के जवाद को पसंद करती है जो स्टेज ड्रामों में काम करता है। उसने सैरिश को समझाया कि तुम भी मेरे साथ चलो और स्टेज ड्रामा करो, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम खुद ही अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर लोगी। सैरिश ने रोते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान जवाद ने बताया कि डायरेक्टर साहब को एक ऐसा लड़का चाहिए जो मरीज का किरदार अदा करे और वो ड्रामे में तुम्हारा भाई बना होगा। ड्रामे में यही दिखाना होगा कि तुम अपने बीमार भाई की वजह से तवाइफ बनने पर मजबूर हो गई थी। तभी मेरे जहन में धमाका हुआ और मैंने जवाद से बोला, हम वैसे भी तो सज्जाद को बेहोश करते हैं, तो क्यों ना हम उससे ही ये काम करवाएं। वो तो वैसे भी बेसुध होकर पड़ा होता है। हम डायरेक्टर साहब को यही कहेंगे
کہ واقعی میں میرا بھائی بیمار ہے اور اسے آپ اس رول پر رکھ دیں تاکہ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور میرے بھائی کے علاج کے لیے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ اس کے حصے کے ملنے والے پیسے ہم اپنی شادی کے لیے جمع کریں گے۔ جواد کو میری بات بہت پسند آئی تھی۔ ہم نے ڈائریکٹر سے یہ بات کی تو وہ راضی ہو گیا کیونکہ وہ ایک نرم دل انسان تھا۔ اب جواد تمہارا لباس تبدیل کرنا تھا اور ہم ڈائریکٹر کی شوٹنگ والی کار لا کر تمہیں لے جاتے تھے کیونکہ کچھ روز تک تو سب صحیح چل رہا تھا، پھر تمہیں شک ہونے لگا، مگر واپسی پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ تمہیں پھر سے وہی لباس پہنا دیں کیونکہ امی کے آنے کا وقت ہو جاتا تھا، اس لیے جواد جلدی چلا جاتا تھا۔ مگر آج اچانک سے تمہیں ہوش آ گیا۔ یہ تیل میں بے ہوشی کی دوا ملانے والا آئیڈیا بھی مجھے جواد نے دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بے ہوش کیا تھا۔ اگر تم ہوش میں ہوتے تو سب اماں ابا کو بتا دیتے تو وہ کبھی مجھے ڈراموں میں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو میری شادی کے لیے بہت پریشان ہیں۔ میں ابو کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی۔ میرا سکا باپ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے پیار دیا، معاشرے میں عزت دلوائی اور مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ میں ان کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتی، کم سے کم ان کا بوجھ تو کم کر سکتی ہوں۔ سیرش کی باتیں سن کر مجھے کافی دکھ ہوا۔ سچ میں اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی اور وہ تقریباً 22 سال کی ہو گئی تھی۔ اگر عمر تھوڑی بڑھ جائے تو رشتے مشکل سے ملتے ہیں اور غریب لوگوں کے تو مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بغیر جہیز کے کوئی غریب کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ سحری یہ سب تم مجھے بتا بھی تو سکتی تھی، امی ابو کو بھی اعتماد میں لے سکتی تھی، وہ تمہیں منع نہیں کرتے۔ میں نے سحرش کو سمجھانا چاہا۔ سحرش بولی، نہیں میرے بھائی، تم نہیں سمجھتے، ابا امی کبھی مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتے، میں انہیں جانتی ہوں۔ اگر ابا کو صرف اتنا پتا چلے کہ میں کام کرنا چاہتی ہوں تو ابا بہت اداس ہو جائیں گے۔ وہ بہت ہی کمزور دل کے مالک ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کو نہیں بتایا۔ اب تم بھی ان کو یہ بات مت بتانا ورنہ انہیں بہت برا لگے گا۔ جواد نے مجھے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ کام کرو اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنو۔ تب میں بھی راضی ہو گیا۔ میں نے سحرش سے وعدہ کیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ امی اور ابا بھی گھر آ گئے تھے۔ سحرش نے کھانا بنا لیا تھا، ہم سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران جہاں وہاں کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے ایک کمپنی میں نوکری مل گئی تھی۔ میں نے ڈراموں والا کام چھوڑ دیا، میں وہاں دل لگا کر کام کرنے لگا۔ ابا اکثر بولتے تھے کہ مجھے میرے بچوں پر فخر ہے۔ اب سحرش تھوڑی شرمندہ ہو جاتی تھی مگر میں نے اسے ہر موڑ پر حوصلہ دیا تھا۔ پھر ایک دن سحرش نے بھی وہ کام چھوڑ کر گھر میں ٹیوشن سینٹر بنا لیا تھا۔ اب ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہیں۔ جب جواد کا رشتہ سحرش کے لیے آیا تو سب بہت خوش ہو گئے۔ جواد سب کا دیکھا بھالا تھا، کسی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے بھی ابا سے کہا، ہاں کر دیں اس رشتے کے لیے، جواد اچھا لڑکا ہے۔ ابا نے ہاں کر دی اور ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کر کے سحرش کی شادی کر دی تھی۔ اب سحرش خوش تھی، اس کی خوشی میں ہم سب ہی خوش تھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر بات سب کو بتاتے جائیں۔ اپنے وقت کو اچھا بنانے کے لیے کچھ باتیں دل میں بھی رکھنی پڑتی ہیں، جس میں کسی کی بھلائی ہوتی ہے۔ اکثر اپنے پیاروں کی خاطر بہت سی باتوں پر پردہ رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج تک میں نے امی ابا کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ سحرش اور جواد نے میرے ساتھ کیا حرکت کی تھی۔ جواد نے بھی وہ کام چھوڑ کر اپنی کریانے کی دکان بنا لی ہے اور وہ اسی میں خوش ہے اور آج ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔